हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टॉप अप अकेडमी। मैं मयंक पालीवाल, आपका अकाउंटेंसी का मेंटर। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 12 अकाउंटेंसी से चैप्टर नंबर 4 कैश फ्लो स्टेटमेंट। और बच्चों, हमारा टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स। तो जैसा कि मेरा आप लोगों को प्रॉमिस है कि इस बार की तैयारी है हमारी जिम्मेदारी, उसमें बच्चों मैं एक और क्वेश्चन आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, कंप्लीट क्वेश्चन कैश फ्लो स्टेटमेंट का विद एडजस्टमेंट। प्रीवियस वीडियो में भी हमने एक कंप्लीट क्वेश्चन डील किया था। यहां पे बच्चों कुछ नए एडजस्टमेंट्स के साथ, कुछ नई इनसाइट्स के साथ मैं आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लोग रीड कर लेंगे सो डेट हमें आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन के अंदर क्या है और क्या नहीं है। तो आप देख सकते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ बी लिमिटेड और एज ए 31 मार्च 2022 आपको एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के दिखाना है। तो रीड कर लेते हैं बच्चों, क्या क्या है हमारे पास। सर, शेयर कैपिटल है हमारे पास, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस है भैया, नोट नंबर 1 गिवन है, तो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो कहां से निकाली जाएगी? नोट नंबर 1 से। इसके बाद यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरविंग्स में हमारे पास डिबेंचर्स हैं, ठीक है, देख लेंगे इसका क्या ट्रीटमेंट होता है। शॉर्ट टर्म बोरविंग्स है बच्चों। इसके अलावा हमारे पास ट्रेड पेबल्स हैं, नोट नंबर 2 में जाके देखना पड़ेगा अंदर क्या कैसे गिवन है, और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस गिवन है। और जैसा कि मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर मैक्सिमम टाइम ना आप लोगों को प्रोविजन फॉर टैक्स ही मिलने वाला है, तो यहां पे हमारे पास प्रोविजन फॉर टैक्स मिल जाएगा। आगे चलते हैं, हमारे पास एसेट साइड में देख लीजिए, आपके पास फिक्स्ड एसेट्स हैं, इसके अलावा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स हैं। इसके अलावा करंट एसेट्स अगर हम देखेंगे तो करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को ऑपरेटिंग में नहीं लिया जाता है, इन्हें आंसर बनाने में यूज किया जाता है। बाकी इन्वेंट्रीज और ट्रेड रिसीवेबल्स को हम लोग लेंगे। नोट्स टू अकाउंट्स में देख लेते हैं, तो यहां पर नोट्स टू अकाउंट 1 जो है उसमें जनरल रिजर्व सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है। नोट्स टू अकाउंट 2 में बच्चों हमारे पास क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था, नोट नंबर 3 के अंदर आपको क्या मिलेगा? प्रोविजन फॉर टैक्स। अब अगर इसका कोई एडजस्टमेंट गिवन होगा ना, तो उसका हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बच्चों मैं एडजस्टमेंट्स पे आ चुका हूँ। यहाँ पर हम लोग एक एक करके सारे एडजस्टमेंट्स को डील कर लेते हैं। प्रपोज डिवीजन हमें गिवन है 2 सालों का, हमेशा इसमें कौन से साल का लिया जाता है? प्रीवियस ईयर का। इसके बाद ड्यूरिंग द ईयर 50,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है बच्चों अपने को फिक्स एसेट्स पे। तो कब एसेट का अकाउंट बनेगा, कब एसेट का अकाउंट नहीं बनेगा, इसके लिए 2 क्वालिफिकेशन होते हैं। पहला, सेल ऑफ एसेट गिवन होना चाहिए, नहीं है। लेकिन दूसरा क्वालिफिकेशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन गिवन होना चाहिए, है गिवन, अकाउंट बनाऊंगा। इसके बाद प्रोविजन प्रोवाइडेड, मतलब हमारे पास इस साल का कितना टैक्स में प्रोविजन बनाया गया है उसकी इंफॉर्मेशन गिवन है, और बैलेंस शीट में इसके दोनों बैलेंसेस गिवन है, अकाउंट बनाना पड़ेगा। और यहां हम देख सकते हैं कि 10% डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 1 अप्रैल। कुछ याद आ रहा है? प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको इनसाइट दी थी प्रीवियस वीडियो में कि इस तरीके की डेट जब गिवन होती हैं तो इन डेट्स के माध्यम से हम लोग बच्चों यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो सारे के सारे एडजस्टमेंट्स हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। अब बच्चों हम इसका सोल्यूशन बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले जितने भी कैलकुलेशंस करने हैं वो सारे के सारे कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पर एक ही बार में ले लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे मैं आप लोगों को ले चलता हूँ और उसको एक एक करके आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अपन लोग बना रहे हैं अब इसका सोल्यूशन। हेडिंग में आप लोग क्या डालेंगे? हेडिंग में बच्चों आप लोग डाल दीजिएगा यहाँ पर वर्किंग नोट्स, और एक एक करके बच्चों यहाँ पे ना अपन लोग अपनी यहाँ पे वर्किंग बनाते चलते हैं। तो जैसे अगर मैं डिविडेंड की बात करूँ तो डिविडेंड हमेशा लिया जाता है प्रीवियस ईयर का। तो प्रीवियस ईयर मतलब 2022 और 2021, 2 साल बच्चों हमारे पास गिवन है। हम कौन से ईयर का लेंगे? सब प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर का डिविडेंड आपका कितना हो जाएगा? 1,50,000। करंट ईयर का कितना है? 1,20,000। और प्रीवियस ईयर का कितना है बच्चों? 1,50,000। तो यहाँ पे काम करेंगे अपन लोग, लिख देता हूँ मैं आप लोगों के लिए कि जो डिविडेंड पेड हम ले रहे हैं वो हम लेंगे प्रीवियस ईयर का, और जो कि अपने आप में है 1,50,000। चलिए अब मैं अगले बच्चों यहाँ पर आता हूँ और देखते हैं अगला यहाँ पे हमें क्या गिवन है। ड्यूरिंग द ईयर 50,000 डेप्रिसिएशन वाज चार्ज ऑन फिक्स एसेट्स। क्वालिफिकेशन पार कर गया है ये। फिक्स एसेट का बच्चों अपने को इधर पे बनाना पड़ेगा अकाउंट। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ बच्चों आप लोगों के लिए फिक्स एसेट्स, और यहाँ पे पूरा कंप्लीट फॉर्मेट के साथ काम करना पड़ेगा, भले ही वर्किंग नोट से। तो क्या हुआ? पर्टिकुलर्स, अमाउंट, लेफ्ट हैंड साइड पे डेबिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, और बच्चों यहाँ राइट हैंड साइड में आ जाएगा आपका क्रेडिट।
तो चलिए अब हम यहाँ चलते हैं और अकाउंट बनाने जा रहे हैं किसका, हम यहाँ पर अकाउंट बनाएंगे फिक्स एसेट्स का। तो उसके लिए मैं चलता हूँ सीधे फिक्स एसेट्स में। आप देख सकते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस हमको उठाने पड़ेंगे। ओपनिंग बैलेंस कितना गिवन है 2 लाख का और क्लोजिंग बैलेंस कितना गिवन है 3 लाख का। बिना कुछ दिमाग लगाए सबसे पहले बच्चों आप लोगों ने यहाँ पर इनके ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस को मैंशन कर दीजिए। तो ओपनिंग बैलेंस सर यहाँ पर 3 लाख रुपीज़ का है। इसके बाद कुछ लाइनें छोड़ के मैं यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस मैंशन कर दूंगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो ओपनिंग बैलेंस है इनका यहाँ पर 2 लाख, सॉरी ओपनिंग बैलेंस है 3 लाख और क्लोजिंग बैलेंस कितना है, उल्टा हो गया है बच्चों, तो इसको सीधा कर देते हैं अपन। इनका जो ओपनिंग बैलेंस है ना वो ओपनिंग बैलेंस 2 लाख रुपीज़ का है और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 3 लाख रुपीज़ का है। तो यहाँ आ जाएगा 2 लाख और यहाँ आ जाएगा 3 लाख। फाइन। अब मैं इसके बच्चों जो एडजस्टमेंट है उस पे जा रहा हूं। तो यहां पर हमारा जो एडजस्टमेंट है सर वो हमसे कह रहा है कि डेप्रीशिएशन लगाना है फिक्स्ड एसेट्स पे 50,000 रुपीज़ का। तो यहां पे मैं जाऊंगा और डेप्रीशिएशन लगा के आ जाऊंगा। बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट कितना 50,000। इसके अलावा हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो इसको बैलेंस करके पता लगा लो इस साल आपने कितने के एसेट परचेज किए। तो बैलेंसिंग उस तरफ की जाती है जिस तरफ शॉर्टेज होती है, तो इसकी शॉर्टेज डेबिट साइड में निकल कर आ रही है। तो 350 में से 2 लाख माइनस कर दीजिए, कितना निकल कर आएगा 1,50,000। तो हमको पता चल गया कि यहाँ पर 3,50,000 टोटल है और जो इस साल की परचेज है वो है 1,50,000 की। क्लियर। अब हम चलते हैं बच्चों अपने अगले वर्किंग नोट की तरफ। और अगले वर्किंग नोट में जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर, पेड नहीं लिखा है, प्रोवाइडेड मतलब इसको बोला जाता है प्रोविजन मेड। प्रोविजन मेड गिवन होता है तो बैलेंसिंग करके हमको टैक्स पेड पता लगाना पड़ता है, और टैक्स पेड गिवन होता है तो बच्चों हम लोगों को प्रोविजन मेड पता लगाना पड़ता है। तो यहां मैं अब लिख दूंगा प्रोविजन फॉर टैक्स कंप्लीट फॉर्मेट के साथ। कोई भी काम करो कहीं पर भी करो कंप्लीट फॉर्मेट। ये आ गया आपका डेबिट साइड, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ये आ गया आपका क्रेडिट साइड। अब प्रोविजन फॉर टैक्स जो होता है ना वो एसेट से डिफरेंट होता है, क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्स जो होते हैं ये हमारे लिए लायबिलिटीज होती हैं। तो इनका जो ओपनिंग बैलेंस है बच्चों वो किधर ओपन होगा, इसका ओपनिंग बैलेंस होगा डेबिट साइड में। तो चल के जरा देखें प्रोविजन फॉर टैक्स, ये रहा प्रोविजन फॉर टैक्स और ये रहा इसका ओपनिंग बैलेंस कितना 1,50,000। तो इसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ खोला जाएगा, क्रेडिट साइड में। आई गेस मेरे मुंह से डेबिट निकल गया था क्रेडिट साइड में, ठीक है। अब मैं इसका यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस लेके आ जाता हूँ। ओपनिंग बैलेंस कहाँ खुलेगा, क्रेडिट साइड में, और क्लोजिंग बैलेंस कहाँ चला जाएगा, डेबिट साइड में। तो ये रहा इनका क्लोजिंग बैलेंस कितना 2,50,000। तो यहाँ लिख देंगे बच्चों अपन लोग 2,50,000। अब मैं जाऊँगा इसके एडजस्टमेंट पे। ये रहा इसका एडजस्टमेंट, यहाँ लिखा है टैक्स प्रोवाइडेड, मतलब ये इस साल का प्रोविजन मेड है। प्रीवियस वीडियो में भी सिखा चुका हूँ, यहाँ आता है प्रोविजन मेड तो बैलेंसिंग फिगर बन जाता है टैक्स पेड। अगर टैक्स पेड गिवन होता तो मैं वो यहाँ पे लिखता, तो बैलेंसिंग फिगर क्या बन जाता, प्रोविजन मेड। तो यहाँ से प्रोविजन मेड गिवन है, उसको बच्चों को दिखाना होता है बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से। कितना प्रोविजन गिवन है, सब प्रोविजन गिवन है यहाँ पे 2 लाख रुपीज़ का। तो यहाँ पे मेंशन कर दूंगा बच्चों में 2 लाख, और अब इसको बैलेंस कर लिया जाएगा। 3,50,000 यहाँ का आपका टोटल आ रहा है, उसमें से 2,50,000 माइनस कर दीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हम लोगों को टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर मिल चुका है कितना 1 लाख रुपीज़। अब मैं क्या करूंगा आपको भी पता है, यहां पर वर्किंग से मैंने जितने भी फिगर्स पता लगाए ना, एक एक करके मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊंगा कौन सा आइटम कहां जाने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें डिविडेंड पेड की, तो डिविडेंड पेड जो है सर वो ऑपरेटिंग में ना ऊपर प्लस कर दिया जाता है और नीचे आपको इसको फाइनेंसिंग के अंदर क्या करना पड़ेगा, नीचे माइनस करना पड़ता है। फिक्स एसेट अकाउंट के अंदर अगर हम बात करें तो ये जो डेप्रीशिएशन है ना, ये डेप्रीशिएशन सर ऑपरेटिंग में क्या कर दिया जाता है, प्लस कर दिया जाता है। इसके अलावा सर ये जो यहाँ पर परचेज आपने निकाली है, इसको हमको कहाँ लेके जाना पड़ेगा, इन्वेस्टिंग के अंदर लेके जाना पड़ेगा। ये सब मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, वहाँ आप लोगों को लिख कर नहीं आना है। प्रोविजन फॉर टैक्स की बात करें तो ये जाके वहाँ ऊपर ऑपरेटिंग में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और ये ऑपरेटिंग में नीचे टैक्स पेड के नीचे नाम से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और कोई एडजस्टमेंट रहेगा या क्या, 10% debentures were issued on 1st April and further bank loan was raised on the same date। तो यहाँ पे मुझे कैलकुलेशन करना पड़ेगा अब इंटरेस्ट का। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये मेरा अगला वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट नंबर 4।
तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं बच्चों, और मैंने आपसे कहा कि इन डेट से हमें बड़ी हेल्प मिलती है। इन डेट से क्या होता है, ओपनिंग डेट अगर गिवन है ना, कैलकुलेशन क्लोजिंग पे होगा, और क्लोजिंग डेट गिवन होती है तो कैलकुलेशन ओपनिंग पे होगा। तो मैं यहां पे जा रहा हूं बच्चों अब डिबेंचर्स के पास, और चूंकि ओपनिंग डेट है तो मैं इंटरेस्ट काय पे निकालने वाला हूं, मैं इंटरेस्ट निकालूंगा क्लोजिंग बैलेंस पे। ठीक है, तो यहां मैं देख सकता हूं 10% डिबेंचर्स हैं, ओपनिंग कुछ है नहीं, डेट उधर ओपनिंग ही गिवन थी, काय पे निकलेगा, क्लोजिंग पे। तो 2 लाख का मुझे 10% निकालना पड़ेगा बच्चों यहां पर, तो ये हो जाएगा आपका 2 लाख का 10%। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो निकल कर आ रहे हैं वो निकल कर आ रहे हैं आपके 20,000। अब मैंने बच्चों चेक कर लिया था कि मेरे पास यहाँ पर बैंक लोन भी है, तो मैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन भी कैलकुलेट करूंगा विथ सेम कॉन्सेप्ट कि यहाँ पर सर एडजस्टमेंट में लिखा था कि जो बैंक लोन लिया जा रहा है वो 1 अप्रैल को लिया जा रहा है, तो उसका जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन बनेगा ना वो बनेगा हमारे क्लोजिंग बैलेंस पे। तो ये रहा बच्चों आपका बैंक लोन। बैंक लोन हमारे पास है 10% बैंक लोन्स हैं, और मैंने बताया कि डेट उसकी कौन सी गिवन है, ओपनिंग, तो उसका इंटरेस्ट काय पे निकलेगा, क्लोजिंग पे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें, ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो कि आपको गलती से बाहर निकालेंगी। चलो और बताता हूं, अगर 1 अक्टूबर गिवन है तब क्या करेंगे, ओपनिंग पे 6 मंथ और क्लोजिंग पे 6 मंथ। सर अगर जनवरी 1 गिवन है तब क्या करोगे, ओपनिंग पे 9 मंथ्स, क्लोजिंग पे 3 मंथ्स। तो इसके लिए बच्चों हुआ तो मैं कभी अलग से एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन इतना सारा नॉलेज आपके लिए फिलहाल यहाँ पर काफ़ी है। तो ओपनिंग डेट गिवन थी कि बैंक लोन जो है वो हमने इन द बिगिनिंग में ले लिया था, तो उसका जो इंटरेस्ट है वो मुझे क्लोजिंग बैलेंस पे निकालना पड़ेगा 1 लाख का 10% का 10%, तो ये आ जाएगा कितना, 10,000। तो टोटल मेरा इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग्स कितना हो रहा है, 30,000। अब इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग्स का क्या ट्रीटमेंट होता है सर, ये ना ऑपरेटिंग में ले जाके आप इसको प्लस कर देना, और जब आप सर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ कैलकुलेट कर रहे होगे ना तब आप इसको ले जाके माइनस कर देना। तो ये चीज़ हमको पहले से ही पता होना चाहिए कि कहाँ पे किस चीज़ का क्या ट्रीटमेंट होने वाला है। तो यहाँ मैंने सारी की सारी वर्किंग तैयार कर ली है, तो अब मैं आ रहा हूँ सीधे क्वेश्चन सॉल्व करने पर। तो यहाँ बच्चों हम लोग फॉर्मेट बना लेते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, फिर फाइनेंसिंग। लेकिन पहले अगर मुझे फॉर्मेट बनाना है तो यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। चलिए डेट डालना बिल्कुल भी ना भूलें, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब जिन लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियो से सबक ले लिया होगा ना वो ऑपरेटिंग का फॉर्मेट याद कर चुके होंगे, क्योंकि मैं हर बार आपसे बोलता हूं भाई जब तक ऑपरेटिंग का फॉर्मेट याद नहीं करोगे ना डिफिकल्ट है आपके लिए। तो सर सबसे पहले आता है नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। तो यहां पे बच्चों मैं लिख देता हूं नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। चलिए नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर क्या बोलते हैं मयंक सर, आपको पता होना चाहिए किसका घर का पता कहाँ होता है। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर सर रिजर्व्स एंड सरप्लस में से आता है। नोट नंबर 1 लगाए, आप पहले नोट नंबर 1 पे जाइए। नोट नंबर 1 में ये आ गया रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर सरप्लस 5 लाख से बढ़कर प्रॉफिट कितना हो गया, 6 लाख रुपीज़ का हो गया। तो नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर में कितना आ जाएगा सर, 1 लाख रुपीज़। इसके बाद सर इसमें हमको ऐड करना होता है ट्रांसफ़र टू रिजर्व। तो देख सकते हैं जनरल रिजर्व में हम लोगों ने 1 लाख से इसको कितना बना दिया है, 15,50,000। मेरे ख्याल से ये 15,50,000 नहीं हो सकता है बच्चों, ये आपका 1,50,000 है। मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ आप लोगों के लिए, कई बार इस तरीके की मिस्टेक्स यहाँ पे टाइपिंग एरर्स जो होते हैं हमारे वो हो जाते हैं। तो आप इसको कितना ट्रीट करेंगे बच्चों, सर हम उसको ट्रीट करेंगे यहाँ पर, क्योंकि देखो सर ये आपने कैसे पता लगा लिया, यहाँ 6 लाख है, यहाँ 7,50,000, तो अल्टीमेटली इंक्रीज़ कितने से हो रहा है सर, अल्टीमेटली इंक्रीज़ जो हो रहा है वो हो रहा है हमारा यहाँ पर 1,50,000 से। 1 लाख का इंक्रीज़ यहाँ हो गया तो यहाँ 50,000 का इंक्रीज़ हो रहा होगा। तो ये बच्चों आपको कितना ट्रीट करना है, अब ये परमानेंट तो नहीं हो सकता है लेकिन अभी इसका काम है ना, तो अभी मैं यहाँ पे उठा लेता हूँ। यहाँ पे आपको इसको लेके चलना होगा, 1 लाख से 1,50,000 हो गया, तो ट्रांसफ़र टू रिजर्व के अंदर कितना आएगा, 50,000 रुपीज़। तो यहाँ बच्चों मैं लिख देता हूँ ट्रांसफ़र टू रिजर्व 50,000। फाइन। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर के बाद आता है सर ट्रांसफर टू रिजर्व, उसके बाद आता है प्रोविजन फॉर टैक्स, है हमारे पास एडजस्टमेंट में पहले ही डील कर चुके हैं।
प्रोविजन फॉर टैक्स, सीधे जाऊंगा सर अकाउंट में और वहां से पता लगाऊंगा प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है। ये रहा सर इस बार का आपका प्रोविजन फॉर टैक्स है 2 लाख रुपीस का। और अगर इसका एडजस्टमेंट नहीं होता तो बैलेंस शीट के फिगर्स उठाता, करंट ईयर का प्रोविजन बन जाता, प्रीवियस ईयर का टैक्स पेड बन जाता। सारे ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आता है बच्चों डिविडेंड पेड, ये भी है आपकी हमारे पास। डिविडेंड पेड आपको लेना होता है बच्चों प्रीवियस ईयर का। ये रहा आपका डिविडेंड पेड प्रीवियस ईयर का 1,50,000। तो यहाँ पे बच्चों में लिख दूंगा 1,50,000। इसके बाद आता है सर इंटरिम डिविडेंड, वो एडजस्टमेंट में होता है नहीं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स है नहीं, इनकम टैक्स रिफंड है नहीं, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आ चुका है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स इनको सर ना प्लस माइनस कर लीजिए। तो देखो 150 और ये 150 कितना हो जाएगा आपस में सर 3 लाख और 2 लाख कितना हो जाएगा सर 5 लाख रुपीस। अब बिल्कुल फॉर्मेट को फॉलो करते चलो। इसके बाद है सर डेप्रीसिएशन आता है। तो डेप्रीसिएशन की एक बात बताऊं बच्चों, प्रीवियस वाले में तो क्वेश्चन ने हमको सरप्राइज कर दिया था क्योंकि वहां पे एक डेप्रीसिएशन गिवन था 70,000 का, एक हिडन डेप्रीसिएशन मैंने आपको निकाल के दिखाया था। लेकिन यहां ऐसा कुछ भी नहीं है, यहां मेरा जो डेप्रीसिएशन है वो है 50,000 रुपीज का। नॉर्मली बच्चों में यहां पे डेप्रीसिएशन उठा लूंगा कितने का 50,000 रुपीज का। डेप्रीसिएशन के बाद बच्चों आता है अमोर्टाइजेशन। उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कि मेरे पास इनटेंजिबल एसेट्स हैं कि नहीं। सिर्फ टेंजिबल है, कोई इनटेंजिबल एसेट्स नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई भी अमोर्टाइजेशन नहीं है। अमोर्टाइजेशन के बाद आता है इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स। तो हमने कैलकुलेट किया था ना इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, ये देखिए 20,000 डिबेंचर्स पे, 10,000 आपके बैंक लोन पे, दोनों को ऐड कर लो तो टोटल इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स कितना हो जाएगा सर 30,000। तो यहाँ पे सर अब आप ऐड कर लीजिए इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स कितने का 30,000 का। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये बेसिकली मैंने दोनों को ऐड करके लिख दिया है। आप चाहें तो उसको अलग अलग भी दिखा सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ऐसा दोनों करके दिखा सकते हैं। इसके बाद आता है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। हमने एसेट अकाउंट बनाया लेकिन वहाँ पे सेल नहीं हो रही है तो प्रॉफिट लॉस का सवाल नहीं उठता है। इसके बाद आता है बच्चों इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, क्वेश्चन के अंदर नहीं है। इसका शेयर इशू एक्सपेंसेस आते हैं, वो नहीं है, लेकिन इन सबके ट्रीटमेंट में आपको दिखाऊंगा जरूर। अंडरराइटिंग कमीशन नहीं है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स नहीं है। लेस आइटम स्टार्ट हो जाते हैं आपके। उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स बिल्कुल भी नहीं है प्रॉफिट। उसके बाद आता है इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड। तो उसके लिए मैं हर बार बताता हूं कि इन तीनों में से जो आपका इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है बहरूपिया होता है। नॉन करेंट एसेट्स के सामने जिस दिन परसेंटेज लग जाएगी ना, हिडन इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। इसके बाद आता है डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वो भी नहीं है। मतलब बच्चों हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल आ चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, WC कुछ नहीं है, वर्किंग कैपिटल है। तो यहाँ बच्चों हम लोग इसको प्लस माइनस कर लेते हैं। तो सर 5 लाख और 50,000 और ये 30,000, सर ये हो जाएगा आपका 5,80,000। ठीक है बच्चों, यहाँ तक। अब मैं इसको आगे कंटिन्यू यहाँ कर देता हूँ। सर इसके बाद ना हमको ऐड करना होता है डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। तो इसलिए कहता हूं बच्चों से देखो मत, नोटबुक उठा के सॉल्व करोगे ना तब जाके ये स्टेप बाय स्टेप आपके माइंड में जो है एक तरीके से ऐड होते चले जाएंगे। तो डिक्रीज इन करंट एसेट याद है, वो शादियों में घोड़ी होती है उसका एग्जांपल दिया, तो बैंड लगा देते हैं ताकि वो डिस्टर्ब नहीं हो, वो वाला बैंड लगा लो। इतने में डिक्रीज इन करंट एसेट्स, पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ डिक्रीज इन करंट एसेट्स पे होना चाहिए। ये आगे करंट एसेट्स, करंट इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे आंसर बनाने के काम आता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं लेंगे आंसर बनाने के काम आता है। अब देखो भाई फिर कौन सा करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है, इन्वेंट्री डिक्रीज हो रहा है क्या? नो सर, डिक्रीज तो नहीं हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, अगले पार्ट में ले लूंगा। ट्रेड रिसीवेबल्स, हाँ जी सर ये डिक्रीज हो रहे हैं 80,000 रुपीज़ से, इनको उठाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ बच्चों मैं ले लेता हूँ अब आपके ट्रेड रिसीवेबल्स, कितना 80,000 रुपीज़। अब मैं क्योंकि मैंने देख लिया कि और कोई करंट एसेट डिक्रीज हो नहीं रहा है, अब मैं देखूंगा इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। तो वो जो अपना बैंड है ना,
वो हटा के अब मैं सर खुद ही लगा लूँगा और मैं पहुँच जाऊँगा उसको किधर, करंट लाइबिलिटीज़ में, और मैं देखूँगा कौन सी करंट लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है। हम यहाँ पर बैंक लोन को नहीं ले सकते हैं ऑल्दो ये करंट लाइबिलिटीज़ में गिवन है, बिकॉज इट्स अ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। बैंक लोन एक सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है, वो फाइनेंसिंग में जाएगा, यहाँ नहीं आ सकता। इसके बाद इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़ में देख लेता हूँ और क्या है सर, ट्रेड पेबल्स हैं हमारे पास, जिसके अंदर सर नोट नंबर 2 लगा है। नोट नंबर 2 में जाके देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन सा ट्रेड करंट लाइबिलिटी जो है मेरी इंक्रीज हो रही है। तो सर क्रेडिटर्स तो डिक्रीज हो रहे हैं, मत लो। बिल्स पेबल इंक्रीज हो रहे हैं करंट लाइबिलिटीज के नाम पे 1 लाख रुपीस के, इनको उठा लो भाई और यहां पे लिख दो बिल्स पेबल। कितना सर, 1 लाख रुपीस। तो आपका डिक्रीज इन करंट एसेट्स और इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है। अब आ जाइए बच्चों आप लोग लेस आइटम में, और जस्ट ऑपोजिट करना होगा। अब आपको यहाँ पे लिखना होगा इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। और यहां देखते हैं बच्चों, अब इंक्रीज इन करंट एसेट्स में मेरे पास क्या है। सीधे जाऊंगा करंट एसेट्स में। इंक्रीज इन करंट एसेट्स में सर हमको यहाँ पे इन्वेंटरीज दिख रही हैं 8,70,000 से बढ़कर हो चुकी हैं 12 लाख की। मैं डिफरेंस निकाल देता हूं आपको, 3,30,000 रुपीज से इंक्रीज हो रही हैं ये। तो यहां पे मैं लिखूंगा इन्वेंटरीज 3,30,000। लेस आइटम है ना, इसलिए सर मैं इसको ब्रैकेट में डाल दूंगा। अब सर यहाँ पर इंक्रीज इन करंट एसेट्स खत्म हो चुके हैं, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज में जाके देखते हैं मेरे पास क्या है। सर करंट लाइबिलिटीज में बैंक लोन ले नहीं सकते, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन ले नहीं सकते, इसका ऑपरेटिंग में अलग तरीके से ट्रीटमेंट होता है। ट्रेड पेबल्स में सर नोट नंबर 2 लगा हुआ है, और नोट नंबर 2 में देखो भाई कौन सी करंट लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है। सर क्रेडिटर्स हैं 5 लाख से ना 450 के हो गए, 50,000 रुपीज़ से आपके जो क्रेडिटर्स हैं बच्चों वो यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्रेडिटर्स कितने के सर, 50,000 की। और चूंकि ये लेस आइटम है इसलिए मुझे इसको ब्रैकेट में डालना पड़ेगा। और यहाँ से बच्चों, यहाँ से कैलकुलेशन करिएगा, यहाँ से प्लस माइनस करते हुए मुझे पता लगाना है कि हमारा जो है यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कितना निकल कर आ रहा है। 580 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये लेस वाला आइटम है ना, ये 380 हो रहा है। 580 में से 380 मैंने जो है वो लेस कर दिया, कितना बचा सर, ये बचेगा 2 लाख। और 2 लाख में बच्चों इन दोनों को ऐड कर लूँगा 3 लाख और 3,80,000। आप चाहो तो इसको भाई अलग से कर लेना, कौनो दिक्कत नहीं है। इन सबको प्लस माइनस करने से मेरा तो यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है 3,80,000। तो मैं यहाँ लिखूंगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। लेकिन मैक्सिमम बच्चा यहीं गलत कर बैठता है, वो यहीं ताका झाकी करने लग जाता है कि मेरा आंसर सही आया है कि नहीं, बल्कि एक स्टेप्स के अंदर रह जाता है बच्चों, जिसको बोला जाता है लेस टैक्स पेड। अब इसके लिए ना आपको एडजस्टमेंट के जो आपने अकाउंट बनाए हैं उस अकाउंट के अंदर आपको जाना पड़ेगा। और यहाँ देख सकते हैं बच्चों आप लोग कि टू बैंक में मेरा जो यहाँ पर टैक्स पेड निकल के आ रहा है, कितना आ रहा है 1 लाख रुपीज़ का। तो यहाँ पे लिख दूंगा बच्चों मैं कितना 1 लाख। तो बच्चों मेरा जो आंसर निकल कर आ रहा है वो कितना निकल कर आ रहा है 2,80,000। एक बार कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे और चेक कर लेते हैं कि 1,150 हो गया यहाँ पे, और ये हो गया 3 लाख, और ये हो गया 5 लाख। 5 लाख में बच्चों यहाँ पे डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स मिला के कितना हो चुका है मेरा 580। 580 में से मैंने इन्वेंट्रीज और क्रेडिटर्स का 380 हटा दिया, तो बच्चा 2 लाख। और ये हो गया आपका ट्रेड रिसीवेबल्स 80,000 का, और बिल्स पेबल जो है वो है 50,000 का। एक बार ट्रेड रिसीवेबल्स को और देख लेता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ। 980 से 9 लाख के हो रहे हैं, बिल्कुल सही है। चलिए, तो कितना निकल कर आ चुका है सर, ये निकल के आ चुका है 2,80,000। अब चलते हैं अपने अगले पार्ट पे बच्चों, जो कि हो जाएगा हमारे लिए यहाँ पर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। बी पार्ट, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। बहुत ही सिंपल है बच्चों इसका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता है कि इन्वेस्टिंग कहां से निकाला जाता है। सिर्फ और सिर्फ नॉन करेंट एसेट्स, और अपने को नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स देखने हैं, मतलब ओवरऑल एसेट का ये वाला पार्ट देखना होता है। तो यहां पे हम देखेंगे टेंजिबल एसेट्स है।
2 लाख के 3 लाख के हो गए, लेकिन हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। सर आपने ना इसका अकाउंट बना के रखा था, उसके लिए बच्चों मुझे वहाँ पे अकाउंट में जाके देखना पड़ेगा। ये रहा मेरा फिक्स एसेट का अकाउंट, इसमें से सिर्फ परचेज और सेल ली जाती है। तो सर आप परचेज उठा लीजिए यहाँ पे 1,50,000 रुपीज़ का, किसका, फिक्स एसेट्स का। तो यहाँ पे लिख दूंगा बच्चों में परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स में कितना आ जाएगा सर, 1,50,000। चलो सेल तो इसके अंदर है नहीं। अब नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स देखिए क्या हो रहे हैं सर, कम हो रहे हैं। अब नॉन करेंट एसेट्स ना कम होते वक्त डेप्रिशिएट नहीं हो सकते, इसका मतलब आपने उनको बेचा ही होगा। तो यहाँ पे लिख दो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अच्छा ये ना निगेटिव हो जाएगा क्योंकि खरीदने से आउटफ्लो हो जाता है, और यहाँ जो 50,000 से कम हो रहे हैं बच्चों, ये मेरे लिए हो जाएगा पॉजिटिव क्योंकि बेचने से कैश का इनफ्लो होता है। अल्टीमेटली बच्चों 1 लाख रुपीज़ में यहाँ पर निगेटिव हो गया हूँ, तो इसमें लिखूंगा मैं कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्लियर है। अब मैं आ रहा हूं बच्चों इसके सी पार्ट पे, जहां पे मुझे लिखना होगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब यहाँ पर भी हमारे रेगुलर व्यूअर्स को पता है कहाँ देखना होता है, शेयर कैपिटल और नॉन करेंट लायबिलिटीज। और याद होगा तो एक्सेप्शनली करंट लायबिलिटीज के अंदर जो बैंक लोन है ना, वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है। पकड़ो भाई एक एक करके। सबसे पहले शेयर कैपिटल सब बढ़ रहा है 2,50,000 से, लिखो भैया इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। $2,50,000 मेरे लिए हो जाएगा ये पॉजिटिव। और आगे चलता हूं, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब शेयर्स में दिया जाता है डिविडेंड, ये चीज़ याद रखना। जो जो आइटम लेते जाओगे उनसे रिलेटेड एडजस्टमेंट्स वो भी लेते चलना। तो सर डिविडेंड आपके पास पहले से ही है, यहाँ पर हमने देखा था कौन से ईयर का डिविडेंड लिया जाता है। सर डिविडेंड हमेशा लिया जाता है प्रीवियस ईयर का। तो प्रीवियस ईयर के डिविडेंड की अगर मैं बात करूं तो सर वो है 1,50,000। तो 1,50,000 का डिविडेंड पेड ले लो सर। अब आप पेड है ना, नेगेटिव हो जाएगा। चलिए सर ये भी हो गया। इसके बाद सर अब आ जाइए नॉन करेंट लायबिलिटीज़ में। देखो डिबेंचर्स हमारे बढ़ रहे हैं तो भाई किधर से आ गए सर, आपने ना डिबेंचर्स इशू किए। तो इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर इशू करने से सर कैश आता है, तो बच्चों ये हो जाएगा 2 लाख पॉजिटिव। अब डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट देना होता है, निकाल के रखा था और आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैंने वर्किंग नोट पे बना दिया था। बैंक लोन देख लो, उसका इंटरेस्ट लूंगा मैं भी। बैंक लोन बढ़ रहा है सर 50,000 से, तो एक काम करो यहां पर भी लिख दो प्रोसीड्स फ्रॉम बैंक लोन 50,000। ये भी लोन लिया है तो कैश का इनफ्लो होगा। अब दोनों का मिला के मैं एक ही बार में यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग्स दे देता हूं। सर ये था 30,000। अब और कोई एडजस्टमेंट बच्चों यहाँ हमारे पास नहीं बचा है। अब हम एक काम करते हैं, इसको प्लस माइनस कर लेते हैं, हमें आइडिया लग जाएगा क्या कहानी चल रही है। इसमें से बचेगा 1 लाख, 3 लाख हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा, यहाँ पे बच्चों हो जाएगा 3,50,000। और उसमें से हम लोगों को 30,000 माइनस करना है। एक बार और चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर डिविडेंड पेड मेरा जो कितना है 1,50,000, ठीक है। इन सबको अगर मैं ऐड करूँ तो सर 250 में से ना 150 चला गया तो 1 लाख बचेगा, उसमें से 2 लाख आप ऐड कर दीजिए, 3 लाख हो जाएगा। सर उसमें 50,000 ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका कितना 3,50,000। और सर उसमें से 30,000 माइनस कर लीजिए तो सर ये बचेगा 3,20,000 पॉजिटिव। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब आपको पता है हमें क्या करना होता है सर, हमें तीनों फाइनल आंसर्स उठाने होते हैं और ये पता लगाना होता है नेट इंक्रीज डिक्रीज कितना है। 2,80,000 सर आपका ऑपरेटिंग से आ रहा है। तो इस साल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से 2,80,000 आया है। सर यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग में ना सर हमारे पास आउटफ्लो है कितने का 1 लाख रुपीज़ का। और सर उसके बाद हम लोग आते हैं फाइनेंसिंग में। फाइनेंसिंग में सर इनफ्लो है 3,20,000 का। ओवरऑल देख लो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है,
एक काम करिए 280 में से 1 लाख हटा दीजिए, कितना आएगा 180। 180 को 320 में ऐड कर दो सर, 5 लाख हो जाएगा ये। तो यहाँ पे बच्चों 5 लाख रुपीज़ का हमारे पास क्या हो रहा है, टोटल जो है नेट इंक्रीज इन कैश इक्विवेलेंट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना सर 5 लाख। इसमें हम ऐड कर देंगे सर ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। देखें भाई, यहां पर आते हैं, अब इन दोनों को ऐड करो 70 और 430। क्यों सर बार बार करंट इन्वेस्टमेंट्स पे क्यों चले जाते हो? अरे भाई बताया ना, एज्यूम कर लिया गया है कि अगर करंट इन्वेस्टमेंट्स गिवन है तो वो हमारे लिए कैश इन कैश इक्विवेलेंट होंगे। इन दोनों को ऐड करना कितना आ रहा है सर 70 और 430, मतलब मैं ले रहा हूँ कैश इन कैश इक्विवेलेंट और करंट इन्वेस्टमेंट 5 लाख। क्या हुआ इसका मतलब सर, साल की स्टार्टिंग में हमारे पास 5 लाख था, क्लोजिंग बैलेंस निकालना 1 लाख और 9 लाख कितना हो रहा है 10 लाख। तो साल की स्टार्टिंग में था 5 लाख और क्लोजिंग है हमारे पास कितना 10 लाख। तो ये 5 लाख रुपए कहाँ से आए? ये 5 लाख रुपए यहाँ से आए। ये आपको बता रहा है ना कैश फ्लो स्टेटमेंट, इधर से इतना आया, इतना गया, इतना आया, टोटल 5 लाख का इंक्रीज यहाँ से आ रहा है। तो इसमें ओपनिंग बैलेंस जो है बच्चों में 5 लाख का क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा ना वो इनके क्लोजिंग बैलेंस के बराबर आना चाहिए, जो कि बिल्कुल आ भी रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन कैश इक्विवेलेंट, और जिससे हमारा जो आंसर है बच्चों वो आंसर हो रहा है बिल्कुल टैली। तो यहाँ आपने देखा बच्चों की एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे फुल फ्लेजेड, ये बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, इस पैटर्न के क्वेश्चन ही बच्चों आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी हमारी तैयारी नहीं हुई है पूरी। इसके बाद बच्चों एक और धांसू क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ, अगले वीडियो में देखना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।